ये कहानी एक छोटे नन्हे मॉन्क की है जो पूरी जिंदगी शाओलिन टेम्पल में रहा। उसे बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता, पर एक दिन उसके मॉन्क कहते हैं कि तुम्हें बाहर जाकर दूसरे स्कूल में अपनी एजुकेशन हासिल करनी होगी। जो दुनिया, जो माहौल उसके लिए पूरी तरह से नया है। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द शाओलिन बॉय। कहानी की शुरुआत होती है शाओलिन टेम्पल से, जहां पर बच्चों को ट्रेनिंग करवाई जाती है। यहीं पर शाओ नाम का एक बच्चा होता है जो मोनेस्ट्री के अंदर जाता है और गौतम बुद्ध की मूर्ति के सामने वो प्रार्थना करता है और तभी उसके ऊपर कोई हमला कर देता है। ये बहुत अच्छा फाइटर है, पर शाओ भी किसी से कम नहीं है। अचानक हुए हमले से वो चौंक जाता है, जिसके बाद वो भी उस पर वार करता है, पर जो दूसरा फाइटर होता है उसे एक पिलर की तरफ फेंकता है, पर वो पिलर का सहारा लेकर उड़ता हुआ उस दूसरे फाइटर तक पहुंचता है और लगातार उसे कई सारी किक्स मारकर हरा देता है। शाओ को पता है कि उसके ऊपर दोबारा हमला होगा, इसीलिए वो एक स्टिक उठा लेता है और तभी एक दूसरा फाइटर आता है जिसके पास तलवार होती है। वो शाओ के ऊपर हमला करता है, पर शाओ अपनी स्किल से, टेक्निक से, अपनी स्टिक से उस तलवारबाज को हरा देता है। इसके बाद वो एक दूसरे कमरे में जाता है जहां पर एक फाइटर ध्यान में बैठा होता है और ये शाओ का अगला प्रतिद्वंदी है, पर उसे पता चल जाता है कि शाओ कमरे में आ चुका है। इस मॉन्क फाइटर के हाथ में माला का एक बीड होता है जिसे वो मिरर पर मारता है। बीड के लगने से मिरर की दिशा बदलकर सूरज की तरफ चली जाती है और सूरज की रोशनी सीधा शाओ की आंखों पर पड़ती है, जिससे उसे दिखना बंद हो जाता है। और इसी पल का फायदा उठाकर वो मॉन्क शाओ के ऊपर हमला करता है और अब वो शाओ को हराने वाला होता है कि शाओ बड़ी फुर्ती से उसके पैरों के बीच से निकलकर उसके पीछे आ जाता है, जिसके बाद वो उस मॉन्क फाइटर के ऊपर हमला करता है। शाओ इस मॉन्क फाइटर को भी हरा देता है, जिसके बाद एक बार फिर से वो गौतम बुद्ध की मूर्ति के सामने अपना सर झुकाकर धन्यवाद कहता है। दरअसल ये शाओ का एग्जाम था। अगले दिन शाओलिन टेम्पल के सबसे बड़े मॉन्क उसे बताते हैं कि तुमने अपनी स्किल से हर एक को इम्प्रेस किया है, तुम अव्वल आए हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम शहर जाकर दूसरे स्कूल में पढ़ो। वहाँ पर मेरा एक फ्रेंड है जो कि एक वैज्ञानिक है, उनके 2 बच्चे भी हैं, तुम उन्हीं के साथ उनके घर पर रह सकते हो। मॉन्क उसे एक रिकमेंडेशन लेटर देकर शहर की तरफ भेज देते हैं। शाओ भी शहर जाने के लिए एक्साइटेड है। वो कभी शाओलिन टेम्पल से बाहर नहीं रहा। वहीं शहर के स्कूल में हमें लिन नाम के 15 साल के लड़के को दिखाया जाता है, जो कि ताइक्वांडो क्लब का फाइटर होने के साथ साथ वहां का चीफ भी है। यहाँ पर जिया नाम की एक लड़की भी होती है जो कि उसकी मैनेजर है। वो उसकी फाइट को ऑब्जर्व करती है और बाद में उसके वीडियोस देखकर उसे बताती है कि उसे कहाँ कहाँ पर इम्प्रूव करना चाहिए। जिया का छोटा भाई भी होता है जो उसी स्कूल में पढ़ता है। जिया को अपने भाई की देखभाल करनी पड़ती है क्योंकि उसके पिता हमेशा अपने काम में बिजी रहते हैं। दरअसल उसके पिता वही साइंटिस्ट है जिनके घर पर जल्दी शाओ आने वाला है। जिया के पिता उसे कॉल करके कहते हैं कि जल्दी मेरा एक पार्सल आने वाला है जो कि मेरी एक इन्वेंशन है, तुम्हें उसे संभाल कर रखना होगा। और जब जिया बाहर जाती है तो दरवाजे पर शाओ होता है जो जिया के सामने हाथ जोड़कर उसे ग्रीट करता है। उसे सब कुछ शाओलिन टेम्पल में सिखाया गया है। जिया उससे इम्प्रेस हो जाती है और उसे घर के अंदर आने के लिए कहती है। अब भी उसके पिता वीडियो कॉल पर होते हैं, लेकिन तभी उनकी लैब में कुछ लोग आ जाते हैं जो उन्हें पकड़ लेते हैं और उनसे उनके आविष्कार के बारे में पूछते हैं जो कि किसी तरह का टॉय है, पर वो इस बारे में कुछ नहीं बताते। जिसके बाद वो लोग लैब के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को चेक करते हैं। उन्हें पता चलता है कि वैज्ञानिक ने उस टॉय को किसी को पार्सल किया है। जिसके बाद उनका जो बॉस होता है वो अपने 2 आदमियों को उस पार्सल को लेने के लिए भेजता है। जिया ये सब कुछ अपनी स्क्रीन पर नहीं देख रही होती। उसे नहीं पता कि उसके पिता को किसी ने किडनैप कर लिया है। जिया शाओ को अपने छोटे भाई के कमरे में ले जाती है और कहती है कि अब से तुम यहीं पर रहोगे। जिसके बाद जिया ड्राइंग रूम में आ जाती है और लिन के वीडियोस देखना शुरू करती है ताकि उसकी कमियों को लिन को बताकर उसकी फाइटिंग स्किल्स को और भी इम्प्रूव किया जा सके। तभी वहां पर नन्हा मॉन्क यानी कि शाओ आ जाता है और जब वो ताइक्वांडो के वीडियोस देखता है तो उसे ताइक्वांडो भी बहुत अच्छा लगता है। शाओलिन टेम्पल में जो उसने आर्ट सीखी थी वो ताइक्वांडो से अलग थी और उस आर्ट में वो माहिर होता है। इसके बाद वो अपने कमरे में चला जाता है और जिस तरह से वो शाओलिन टेम्पल में ध्यान किया करता था अब वो कमरे में ध्यान करना शुरू कर देता है। पर जिया का जो छोटा भाई होता है वो वीडियो गेम खेल रहा होता है। ये दोनों एक दूसरे की आवाज से डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। जिसके बाद नन्हा मॉन्क भी वीडियो गेम में बिजी हो जाता है।
भले वो एक अच्छा फाइटर है, भले उसने शाओलिन टेम्पल में अपना जीवन बिताया है, लेकिन दिल से तो वो एक बच्चा ही है और बच्चों को गेम्स हमेशा अच्छी लगती है। वहीं घर के बाहर हमें बॉस के उन दोनों लोगों को दिखाया जाता है जो कि पार्सल लेने के लिए आए हैं। वो देखते हैं कि घर के अंदर लाइट जल रही है, इसीलिए वो तय करते हैं कि जब सो जाएंगे तो चुपचाप अंदर जाकर पार्सल को चुरा लेंगे। वहीं जिया के छोटे भाई और नन्हे मोंग शाओ को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा शोर कर रहे होते हैं। जिया उस कमरे में आती है और उन दोनों को सोने के लिए कहती है, जिसके बाद वो दोनों अपने बेड पर चले जाते हैं। और अब जिया उस पार्सल को खोलती है जो उसके पिता ने उसके लिए भेजा है। उसके अंदर एक छोटा सा पैंडा होता है जिस पर एक स्विच भी होता है। जैसे ही वो स्विच को ऑन करती है, अंदर से आवाज आती है कि तुम्हारा नाम क्या है। जिया अपना नाम बताती है। वो उसकी आवाज को और नाम को वेरीफाई करता है। पैंडा कहता है कि तुम इस पर कोई भी पासवर्ड सेट कर सकती हो। जिया को टॉय पैंडा की बात समझ में नहीं आती। वो पूछती है व्हाट पासवर्ड, और वो टॉय पैंडा इसी को पासवर्ड समझ लेता है, जिसका मतलब ये है कि अब टॉय पैंडा का जो पासवर्ड है वो है व्हाट पासवर्ड। पैंडा एक फीमेल वॉइस में बोल रहा होता है जो कि जिया की मॉम की वॉइस है जो अब इस दुनिया में नहीं रही। वो कहती है मॉम आई मिस यू। पैंडा कहता है मिस यू टू। अगली सुबह शाओ भी स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है। स्कूल में आज उसका पहला दिन है और जब ये तीनों के तीनों घर से बाहर निकलते हैं तो बॉस के वही दो लोग जो रात से इनके घर पर निगरानी कर रहे थे वो इन्हें दूरबीन से देखते हैं। वो देखते हैं कि वो पैंडा टॉय जिसे ये हासिल करने के लिए यहाँ पर आए हैं जिया के बैग के साथ लटका हुआ है। जिया को यहाँ पर लिन भी मिलता है जिसकी सिस्टर भी उसी के स्कूल में पढ़ती है। जिया लिन को बताती है कि तुम्हें किस तरह से अपनी फाइटिंग स्किल्स को और भी इम्प्रूव करना चाहिए। सच तो ये है कि जिया लिन को बहुत पसंद करती है और किसी भी तरह से उसे इम्प्रेस करना चाहती है। और तभी बॉस का एक आदमी आकर जिया के पैंडा को उससे छीन लेता है और जब शाओ ये देखता है तो वो उसके ऊपर हमला कर देता है। शाओ के सामने ये टिक नहीं सकता। लिन भी उसका साथ देता है। दोनों मिलकर उसे बुरी तरह से पीटते हैं और कचड़े के डिब्बे के अंदर बंद करके उसे सड़क पर लुढ़का देते हैं। डर कर वो भाग जाता है। जिया को अपना पैंडा वापस मिल चुका है। वो इसे खोना नहीं चाहती क्योंकि इसमें उसकी मॉम की वॉइस है। इसके बाद ये स्कूल आ जाते हैं। टीचर शाओ को सभी स्टूडेंट्स से इंट्रोड्यूस करवाती है। वो बताती है कि ये एक मॉन्क है, जिसके बाद सभी स्टूडेंट्स उससे बहुत अजीब अजीब से सवाल पूछते हैं। कोई उससे पूछता है क्या तुम बड़े होकर शादी करोगे, कोई पूछता है क्या तुम कलाबाजी करना जानते हो, कोई पूछता है क्या तुम सबको मार सकते हो। लेकिन शाओ उनकी बात का कोई जवाब नहीं देता। क्लास खत्म होने के बाद सभी स्टूडेंट्स को ग्राउंड में ले जाया जाता है जहां पर इनका जो फिजिकल फिटनेस टीचर होता है वो सबसे कहता है कि अगर तुमने अपने फिजिकल फिटनेस टेस्ट को पास नहीं किया तो तुम एग्जाम्स नहीं दे सकते। और अब सबका टेस्ट होता है। यहाँ पर जिया का भाई अब भी कुछ न कुछ खा रहा होता है। दरअसल उसका खाने पीने में, गेम्स में, इन्हीं सब चीजों में ज्यादा ध्यान है। अब सब बच्चों की रनिंग करवाई जाती है। पलक झपकते शाओ रनिंग कंप्लीट कर लेता है और अब पुशअप्स करवाए जाते हैं। सब बच्चे दोनों हाथों से पुशअप्स कर रहे होते हैं पर शाओ एक हाथ पर सीधा खड़ा होकर पुशअप्स करता है, जो देखकर सबके सब बच्चे बहुत इंप्रेस हो जाते हैं। खास तौर पर लिन की छोटी सिस्टर जो कि शाओ की क्लास में पढ़ती है और अब इनसे जंप करवाई जाती है। शाओ ये टास्क भी बहुत जल्दी कर लेता है और जब जिया का भाई शाओ को देखता है तो वो कहता है कि मैं भी ये करूंगा। और जब वो कूदता है तो बहुत बुरी तरह से गिरता है। शाओ क्लास खत्म होने के बाद कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ट्रेनिंग करवाऊंगा जिसके बाद तुम फिजिकल टेस्ट को बहुत आराम से पास कर लोगे। और अभी दोनों उस जगह जाते हैं जहां पर लिन फाइट की तैयारी कर रहा होता है। शाओ ये सब कुछ देखता है और वो उसके ताइक्वांडो की टेक्निक्स को समझने की कोशिश करता है। रात को दिखाया जाता है जहां पर बॉस के दोनों लोग कार के अंदर बैठे हुए हैं, जिसमें से एक को लिन ने और शाओ ने बुरी तरह से पीटा था। वो बहुत घायल होता है, इसीलिए उसका साथी कहता है कि आज मैं जाऊंगा और उस पैंडा को लेकर आऊंगा। पर जब वो घर के अंदर घुसने की कोशिश करता है तो वो कटीली झाड़ियों में घिर जाता है और वो भी बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। उसके बाद वो अपने साथी के पास आता है और कहता है कि हम दोनों को साथ मिलकर घर के अंदर जाना होगा। ये घर के अंदर जाते हैं। यहाँ पर शाओ ताइक्वांडो की प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसे समझ में आ जाता है कि घर के अंदर कोई आया है, इसीलिए वो उन दोनों को अपनी चालाकी से कंफ्यूज करता है और बुरी तरह से गिरा देता है। और तभी उनके हाथ वो पैंडा लग जाता है। बॉस के दोनों लोग पैंडा लेकर यहाँ से भाग जाते हैं, पर जिस पैंडा को लेकर भागे होते हैं वो एक मामूली सा टॉय था
उस टॉय को लेकर वो बॉस के पास जाते हैं। बॉस समझ जाता है कि ये वो पैंडा नहीं है, इसीलिए वो कहता है कि तुम्हारे पास 3 दिन का वक्त है। अगर 3 दिनों में तुमने उस पैंडा को हासिल नहीं किया जो कि वैज्ञानिक ने बनाया है तो मैं तुम्हें बहुत कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। अगले दिन स्कूल में हमें शाओ को दिखाया जाता है जो लिन की फाइट देख रहा होता है। यहाँ पर लिन की छोटी बहन भी है। तो शाओ से कहती है कि मेरे भाई को फाइट में कोई नहीं हरा सकता। अगर तुम अपने आप को कुंफू का बहुत बड़ा मास्टर समझते हो तो तुम उसे चैलेंज कर सकते हो। जिसके बाद शाओ लिन को चैलेंज करता है। इन दोनों के बीच में फाइट अब शुरू होने वाली है। जितने भी आसपास स्टूडेंट्स होते हैं वो इन सब की फाइट देखने के लिए आगे आ जाते हैं। इन दोनों का बहुत कड़ा मुकाबला होता है। इस मुकाबले में कोई नहीं जीतता बल्कि दोनों बराबरी पर रहते हैं। तभी हमें 2 लड़कियों को दिखाया जाता है जो जिया के बैग से उस पैंडा को निकाल रही होती है। दरअसल ये लड़कियां नहीं बल्कि बॉस के वही 2 आदमी हैं जो पैंडा को हासिल करना चाहते हैं। जिया का छोटा भाई ने पैंडा को निकालते हुए देख लेता है और शोर मचा देता है, पर ये दोनों पैंडा लेकर भाग जाते हैं, जिससे जिया बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि उसके डैड ने कहा था कि पैंडा को संभाल कर रखना। साथ ही उसमें उसकी मॉम की वॉइस भी है। शाओ भी बहुत परेशान होता है। उसे लगता है कि अगर उसने ली को चैलेंज नहीं किया होता तो वो दोनों कभी उस पैंडा को चोरी करने में कामयाब नहीं हो पाते। और जिया और ली उसे समझाते हैं कि जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, हम सब मिलकर उस पैंडा को दोबारा वापस हासिल कर लेंगे। वहीं बॉस को दिखाया जाता है जिसके पास अब पैंडा आ चुका है। वो उसके अंदर से एक पेन ड्राइव निकालता है और उस पेन ड्राइव के सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर पर अपलोड करता है। वो बहुत खुश है क्योंकि इस सॉफ्टवेयर की कीमत लगभग $100 करोड़ है और ये चाहकर भी उसे नहीं खोल पाते। बहुत ट्राई करते हैं लेकिन वो खुल नहीं रहा होता। जिसके बाद बॉस को बताया जाता है कि बिना पासवर्ड के ये नहीं खुलेगा। बॉस कहता है व्हाट पासवर्ड, और जैसे ही व्हाट पासवर्ड कहता है तो उसमें लिखा हुआ आता है वॉइस नॉट रिकॉग्नाइज्ड, जिसका मतलब ये है कि पासवर्ड तो सही है पर वॉइस वो नहीं है जिससे कि सॉफ्टवेयर खुल सकता है। जिसके बाद ये वैज्ञानिक के पास जाते हैं और पूछते हैं कि पासवर्ड किसकी वॉइस में है। वैज्ञानिक उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देता और तभी उसके फोन पर उसकी बेटी जिया का वॉइस मैसेज आता है जो कहती है कि आज रात को मेरी बर्थडे पार्टी है, कम से कम आज तो आ जाना। बॉस समझ जाता है कि वैज्ञानिक की बेटी की वॉइस में ही पासवर्ड सेट हुआ है, इसीलिए वैज्ञानिक के फोन से उसे मैसेज करता है कि मैं जरूर आऊंगा। दरअसल वो खुद जाकर उसकी बेटी को अगवा करके यहाँ पर लाकर सॉफ्टवेयर को पासवर्ड के जरिए खोलना चाहता है। रात को जिया का छोटा भाई शाओ, लिन और लिन की छोटी बहन ये सब जिया के लिए गिफ्ट लेने के लिए जाते हैं। उस वक्त जिया घर पर पार्टी का अरेंजमेंट कर रही होती है। तभी उसके फोन पर उसके डैड के मोबाइल से मैसेज आता है जिस पर लिखा होता है कि बाहर मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास गिफ्ट भेजा है। और जब वो दरवाजा खोलती है तो उसे किडनैप कर लिया जाता है। जब उसे गाड़ी में बैठा रहे होते हैं तो शाओ और लिन देख लेते हैं। वो साइकिल से गाड़ी का पीछा करते हैं और गाड़ी उनसे बहुत दूर निकल जाती है। जिसके बाद जिया को उसी जगह लाया जाता है जहां पर उसके पिता को किडनैप करके रखा गया है। यहाँ पर वो लोग भी आए होते हैं जो सॉफ्टवेयर को खरीदना चाहते हैं। बॉस कहता है कि इसका पासवर्ड बोलकर सॉफ्टवेयर को खोल दो। वो कहती है व्हाट पासवर्ड, और जैसे ही वो व्हाट पासवर्ड कहती है सॉफ्टवेयर अनलॉक हो जाता है क्योंकि यही पासवर्ड है। ये देखकर बॉस बहुत खुश हो जाता है। वहीं बाहर दिखाया जाता है जहां पर लिन और शाओ पहुंच चुके हैं। बॉस के कुछ लोग बाहर होते हैं। वो उन्हें अपनी फाइटिंग स्किल से चंदी पलों में धराशायी कर देते हैं। जिया का भाई भी पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है कि मेरी बहन को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है, जल्द से जल्द इस लोकेशन पर आ जाओ। जिसके बाद वो अंदर जाता है। वो देखता है कि व्यापारी जल्दी बॉस के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना चाहता है। उसने अपने लैपटॉप पर उसका अकाउंट नंबर पहले से फीड किया होता है। वो जल्दी से लैपटॉप के पास जाकर चुपचाप बॉस के अकाउंट नंबर को डिलीट कर देता है और उसकी जगह वहां पर एक अनाथ आश्रम के अकाउंट नंबर को फीड कर देता है ताकि जब भी पैसे ट्रांसफर हो तो बॉस के अकाउंट में नहीं बल्कि अनाथ आश्रम के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएं। व्यापारी अपने लैपटॉप पर आता है और एंटर का बटन दबा देता है जिससे 100 करोड़ रुपए बॉस के अकाउंट में नहीं बल्कि अनाथ आश्रम के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। बॉस मैसेज का इंतजार कर रहा होता है पर उसे कोई मैसेज नहीं आता और तभी उन्हें शक होता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। वो जिया के भाई को वहां पर देख लेते हैं और उसका कान पकड़कर सबके सामने लाते हैं, पर अब शाओ भी अंदर आ जाता है। वहां पर व्यापारी के कुछ लोग होते हैं
हैं, पर शाओ अपनी चंदी फाइटिंग स्किल से उन सबको धराशायी कर देता है। बिजनेसमैन यानी कि व्यापारी समझ जाता है कि उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, इसीलिए वो उस ब्रीफकेस को लेकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है जिसके अंदर सॉफ्टवेयर है, यानी कि वो पेन ड्राइव जिसकी कीमत 100 करोड़ रुपए है। दरअसल उसने पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं, इसीलिए वो इसे यहाँ से लेकर निकलना चाहता है, पर तभी उसे बॉस देख लेता है। वो उससे उस बैग को छीन कर भाग जाता है। वैज्ञानिक जो कि अब आजाद हो चुका है, अपने दोनों बच्चों के साथ यानी जिया और उसके छोटे भाई के साथ उस बॉस का पीछा करते हैं। वहीं हमें लिन को दिखाया जाता है जो बॉस के खतरनाक लोगों से लड़ रहा होता है। शाओ भी उसका साथ देता है, हालांकि वो भी बहुत ताकतवर है, लेकिन वो इन दोनों का सामना नहीं कर पाता। ये दोनों उसे पीट पीट कर जमीन पर गिरा देते हैं। वहीं हमें वैज्ञानिक और उसके बच्चों को दिखाया जाता है जिनके सामने बॉस है, और अब ये तीनों भी बॉस को बुरी तरह से मारते हैं। जल्दी यहाँ पर पुलिस पहुंच जाती है जो बॉस, बिजनेसमैन यानी कि व्यापारी और इनके जितने भी लोग होते हैं उन सबको अरेस्ट कर लेते हैं। वैज्ञानिक का सॉफ्टवेयर उसके पास वापस आ चुका है, यानी कि जो उसने आविष्कार किया था, जो उसने टेक्नोलॉजी बनाई थी, अब उसी के पास है। वैज्ञानिक अपने बच्चों से माफी मांगता है और कहता है कि काम के चलते मैं हमेशा तुम लोगों से दूर रहा, पर अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। जल्दी शाओ को स्कूल में पूरा 1 साल हो जाता है, जिसके बाद शाओ को और जिया के छोटे भाई को दोनों को वीरता पुरस्कार दिया जाता है, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर बहुत ही बहादुरी से बॉस और बिजनेसमैन और साथ ही उनके लोगों का सामना किया था। साथ ही लिन जो कि नेशनल लेवल पर फाइट कर रहा होता है और वो उस कंपटीशन को जीत जाता है। यहाँ पर जिया का छोटा भाई, शाओ और लिन की छोटी बहन सब उसके लिए चीयर कर रहे होते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।